गुड मॉर्निंग बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रकेशर डैम देवास की ओर से इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र में हमने क्लास 10th के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में आप सभी से चर्चा की थी। इस सत्र में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। हमने 1857 से लेकर 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसके संबंध में बात की थी। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 1907 में कांग्रेस के विभाजन के संबंध में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही भारत का राजनीतिक आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा था। इसमें बड़ा परिवर्तन तब आया जब कांग्रेस में लाल बाल और पाल का प्रवेश हुआ और उन्होंने अपनी विचारधारा एक नए तरीके से कांग्रेस के सामने रखी। उनका ये मानना था कि स्वराज्य हमें केवल भीख में मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें नए तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। लाल बाल और पाल की विचारधारा के लोग गरम दल के लोग कहलाए और उदारवादी विचारधारा के लोग नरम दल के लोग कहलाए, जो कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अगला जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है 1911 में दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया, जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से अपने शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका था। और इसी दिल्ली दरबार में पहली बार बंगाल के विभाजन को रद्द करने के विषय में भी बात की गई। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हमारे सामने है, जिसे हम 1915 के वर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें महात्मा गांधी भारत वापस आए। हम सभी जानते हैं 1915 के पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत में वापस आए, उसके बाद भारतीय राजनीति में गांधी जी ने दो अन्य आयामों के बारे में चर्चा की। वे थे अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी का ये मानना था कि हम अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने हमें दिया और इस विचारधारा में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। गांधी जी का कहना था, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें दमनकारी शत्रु की चेतना को जागृत करना होगा। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का सफल प्रयोग सबसे पहले किया 1916 में, जब उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में चंपारण में सत्याग्रह किया, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया और इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। जैसे जैसे भारतीय राजनीति आगे बढ़ती जा रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था। इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। बच्चों, गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के साथ भारतीय जनता को जिस बात के लिए प्रेरित किया वह था स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस चित्र में आप देख रहे हैं किस तरह बड़ी संख्या में लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन भारत में एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि 1920 और 21 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में फसलें अत्यंत खराब हुई और खाद्य पदार्थों की अत्यंत कमी हुई, जिससे किसानों के मन में असंतोष था। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों को स्वशासन की जो मांग लगातार भारतीयों के द्वारा की जा रही थी, उसको ठुकरा दिया। उसके बाद हम चलते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की ओर, जो कि 1919 में हुई, जिसे हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारतीयों पर एक कानून थोपा, जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है, और भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून कहा। इस कानून के माध्यम से
ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो सभी राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है और भारतीयों की सभी राजनीतिक गतिविधियों को रोका जा सकता है। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल पड़ा। कांग्रेस ने इस कानून का विरोध करने के लिए सभी लोगों को प्रदर्शन करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए प्रेरित किया। ये आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा था और उसी के साथ ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 की महत्वपूर्ण घटना, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हम इसके बारे में क्लास 8th में भी चर्चा कर चुके हैं। ये वो घटना थी जिसने पूरे भारतीय जनमानस को हिला दिया था। 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में चल रही थी। तभी वहाँ जनरल डायर आया और उसने इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे और इस घटना ने पूरी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय जनमानस में अत्यंत क्रोध की भावना भर दी। इसी के बाद जो है लगातार गांधी जी और उनके नेतृत्व में आंदोलन चलते रहे। 1919 के इस घटना के बाद गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि एक बड़ा जन आंदोलन चलाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में अभी इन सब चीज़ों के लिए सहमति नहीं बन पा रही थी। 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जब भारत में मोहम्मद अली व शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन शुरू करने के पीछे जो मुख्य कारण था, वो कारण ये था कि इस खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारत का मुस्लिम समुदाय, जो इस्लाम के महत्वपूर्ण खलीफा थे, उनके समर्थन में आना चाहता था। और गांधी जी खिलाफत आंदोलन को समर्थन इसलिए देना चाहते थे कि उनका ये मानना था कि इससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ आ जाएंगे और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलेगा। गांधी जी ने सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इस बात के लिए कांग्रेस के नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन होगा और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर मुहर लग गई, लेकिन ये आंदोलन अपने देश में विभिन्न रूपों में अलग अलग रूप धारण करता रहा। जैसे शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकारी नौकरी में जो लोग थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। शहरों में ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। इसके आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत ज़बरदस्त थे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना और साथ ही महिलाओं द्वारा भी बड़ी संख्या में इन सब जुलूस में भाग लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, मजदूर सभी लगातार इस आंदोलन के समर्थन में गांधी जी के साथ आ गए। लोगों को ये लगता था कि अब स्वराज्य हमारे अत्यंत निकट है। इसके बाद आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, अवध में किसानों ने एक अवध सभा के नाम से अपनी संस्था का गठन किया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में अल्लारी राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अपने आप को बागान मालिकों से मुक्ति दिलाने के लिए, बागान में काम करने वाले मजदूरों ने, आदिवासियों ने, जंगलों पर अपने अधिकारों के लिए, इन सब लोगों ने अपने अपने अधिकारों के लिए असहयोग आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन यहीं से कुछ चीज़ें विपरीत होने लगी कि कुछ लोगों ने आंदोलन में हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया, जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ था। 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी चौरी चौरा में, जहां पर एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, हमें एक चीज़ और याद रखना है कि जहां कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वहीं भारत में कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो अपने तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोहा ले रहे थे और इन्हीं क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1929 को काकोरी में अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। और ये घटना भारतीय क्रांतिकारियों के योगदान के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है। जब हम इसके बाद आगे की ओर देखते हैं तो 1926 में आर्थिक मंदी आई, जिसने कृषि उत्पादों की कीमत बड़ी संख्या में गिरने लगी और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में उथल पुथल मच गई।
अब ब्रिटिश सरकार को भी ये लगने लगा था कि भारतीयों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीयों के विरोध को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1928 में एक कमीशन भारत भेजा, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन का विरोध करने के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारतीय आखिर इस कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? इस कमीशन का विरोध करने का मुख्य कारण था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सभी अंग्रेज थे, जबकि आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। इसलिए कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ मुस्लिम लीग के भी सभी नेताओं ने साइमन कमीशन